हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के बारे में बात किया था। अब हम मल्टी प्रोसेसिंग के लिए देखते हैं। देखिए, दो टर्म्स है, यूनी प्रोसेसर, एक मल्टी प्रोसेसर। ठीक है, आप जब भी याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन अ यूनी प्रोसेसर सिस्टम ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूट अ टाइम, वेयर एज इन मल्टी प्रोसेसिंग is a use of two or more CPU या CPU का अंदर जो हर CPU होता है उसमें अपना प्रोसेसर होता है। तो आप इसको ये कह लें कि मोर देन वन CPU, या आप इसको कह लें कि मोर देन वन प्रोसेसर विद अ सिंगल कंप्यूटर सिस्टम, वो सेम ही बात होगी। ओके, तो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वर्किंग क्या है? मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम वर्किंग ये है कि अगर आपके पास में एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं, जैसे P1 P2 P3 P4, अगर यूनी प्रोसेसर है तो उसमें क्या होगा कि P1 जब तक काम कर रहा है बाकी सबको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है तो हो सकता है कि जो प्रोसेसर्स हैं उन पर जो जो प्रोसेस है वो एक से ज़्यादा उस पर असाइंड हो, कि एक जो प्रोसेस वन है वो हो सकता है उसका कुछ पार्ट वन पे हो, कुछ पार्ट टू पार्ट पे हो। तो इसलिए विद मल्टी प्रोसेसिंग ईच प्रोसेस कैन बी असाइंड टू अ डिफरेंट प्रोसेसर्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। इफ इट इज़ अ डुअल कोर प्रोसेसर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्रोसेसर्स हैं उसमें, तो टू प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एंड दस विल बी two times faster. Similarly, a quad core processor will be 4 times as fast as single processor. तो आपने कोड डुअल कोर प्रोसेसर्स के बारे में, ये जब आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेने जाते हैं तो पूछता है आपको कि डुअल कोर है, क्वाड कोर है। तो उसका मतलब सिंपली यही रहता है कि आपके नंबर ऑफ प्रोसेसर उसमें बढ़ते जाते हैं और चीज़ें जो हैं वो फास्ट होती जाती हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने वर्किंग तो देख लिया है इसका। तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है लास्ट में, क्यों हम यूज़ करते हैं? क्योंकि अगर हमको बहुत फास्ट स्पीड चाहिए, या हमको ऐसा हो कि हमारे पास में 10 प्रोसेसर्स हैं, उनमें से कोई एक फेल भी हो जाए तो भी आपका जो वर्क है वो नहीं रुकना चाहिए, तो उस केस में आपको मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करना चाहिए। इसको आप इस तरीके से भी डायमेट्रिकली आप दिखा सकते हो कि मेमोरी है, एक से ज़्यादा सीपीयू है या एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, तो ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाता है। राइट, तो एज सच कोई डिफरेंस की बात हम यहाँ नहीं करते हैं कि भाई जैसे इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, तो डिफरेंस नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि आप चाहें तो एक ही सिस्टम आपका मल्टी प्रोग्रामिंग भी हो सकता है और मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकता है, जो होता ही है, जो आजकल आते हैं उसके अंदर। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग है, इसका मतलब क्या है कि उस पर एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स हैं और उन सब प्रोसेसर्स पर जो आपके टास्क हैं वो किसी भी प्रोसेस पर रन कर सकते हैं। क्योंकि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या बात की हमने कि मल्टी प्रोग्रामिंग में आपका एक ही मेन मेमोरी के अंदर वो सारे टास्क रन होते हैं और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये हमने मल्टी प्रोसेसिंग और उसके बारे में बात की। मल्टी प्रोसेसिंग अकर्स बाय मीन्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, और जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है वो सिर्फ स्विच करता है वन प्रोसेस टू अनदर। तो ये और ये जो होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको बोलते हैं। ये होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो प्रोसेस और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग आई थिंक क्लियर है अब सबको। देखिए, अब मल्टीटास्किंग आता है। मल्टीटास्किंग क्या है? जो मल्टी प्रोग्रामिंग में हमने पढ़ा है, एक ही प्रोसेसर होता था, ठीक है, उसी पर सारे टास्क रन होते थे, वो सब कुछ मल्टीटास्किंग में है। तो मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग का आप एडवांस्ड वर्जन आप इस मल्टीटास्किंग को बोल सकते हैं। इसमें बस फ़र्क क्या होता है? इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की हमने बात की थी कि एक जॉब दूसरे जॉब को फिर स्विच करता है, वो जो होता है ना, यहाँ पर एक टाइमिंग कंस्ट्रेंट भी आ जाता है उसमें। ठीक है, द मेजर वे इन विच मल्टीटास्किंग differs from multi-programming is that multi-programming works solely on the concept of context switching, whereas multitasking is based on time sharing alongside the concept of context switching। तो इसके लिए ऑब्वियस बात है, टाइम शेयरिंग आ गई है, तो आपने एक टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम उसमें लगा दी है। तो इससे क्या होता है कि आपके हर जॉब हर टास्क के लिए आपको एक जो है टाइम फ्रेम दे दिया जाता है। इससे आपका जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो अच्छी होती है, प्लस दूसरा डेडलॉक की जो संभावना है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये उसका देखो। मल्टीटास्किंग में क्या था, अगर इसको आप और जनरली बोले तो मल्टीटास्किंग रेफर्स टू हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम प्रोसेस टास्क थ्रेड्स रनिंग एट सेम टाइम। ठीक है, अब वो सेम टाइम पे तो रन कर रहे हैं लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू रन कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हमने टाइमिंग कंस्ट्रेंट डाल दिया है, तो आपका क्या बन गया? ये मल्टीटास्किंग बन गया है। अब जो ये एग्जांपल है इसमें देखो, टर्मिनल 1 ए बी सी लिखा हुआ है, फिर सीपीयू जो है वो एक ही है, मतलब प्रोसेसर एक ही है।
अब इस पे सब रन कर रहे हैं, तो देखो टास्क ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए यहाँ कंप्लीट नहीं हुई थी, पहले ए चल रही थी, फिर वो होल्ड किया है, फिर बी चालू हुई है, फिर सी हुई है, फिर मतलब एट अ टाइम तो जब आप देखोगे तब ए बी सी में से कोई एक ही टास्क रन कर रहा होगा, लेकिन इनको हमने टाइम जो है स्लाइसिंग दे दी है, तो हो सकता है ये 5 नैनो सेकंड्स के लिए चले, फिर ये 5 नैनो सेकंड्स के लिए चले, फिर ये 5 नैनो सेकंड के लिए, फिर ये दोनों वेट करेंगे, फिर दोबारा ये चालू होगा, फिर बी चालू होगा, तब ए वेट करेगा और सी वेट करेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ पैरेलली चल रहा है, और ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ ही चल रहा है, लेकिन एक साथ नहीं होता है, एट अ टाइम एक ही चलता रहता है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की स्विच की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि ये पैरेलली काम कर रहे हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा जो एक फिनोमिना था। अब हम थोड़ा सा मल्टी थ्रेडिंग के बारे में देख लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग जो है किस तरीके से काम करती है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो देखो मल्टी थ्रेडिंग क्या है। जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड वो सबसे बेसिक यूनिट होता है यूसीपी यूटिलाइजेशन का, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका एक प्रोसेस मान लीजिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, आपने उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और फिर आप उनको इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हैं, तो वो आपका मल्टी थ्रेडिंग हो जाता है। एक प्रोसेस को आपने बहुत से प्रोग्राम को आपने बहुत सारे छोटे छोटे कोड सेगमेंट्स में तोड़ दिया है और फिर आप उसको इंडिपेंडेंटली रन कर रहे हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने एक वीएलसी मीडिया प्लेयर चलाया, तो एक थ्रेड तो जो होगा ना वो वीएलसी को ओपन कर रहा होगा जब आप क्लिक करते हो, दूसरा थ्रेड क्या कर रहा होगा, किसी पर्टिकुलर सॉन्ग को प्ले करेगा, और कोई तीसरा थ्रेड होगा वो आपने कोई प्ले लिस्ट बनाई होगी उसमें उसको ऐड भी कर रहा होगा। तो आपका जो एक वीएलसी प्लेयर का अगर आप सिंपल एक ही करते तो टाइम लगता, आपने उसको 3 थ्रेड्स में तोड़ दिया और इस थ्रेड्स को आप मैनेज कर रहे हो और वो 3 अलग अलग काम एट अ टाइम कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ मल्टी थ्रेडिंग? मल्टी थ्रेडिंग इज एबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस टू मैनेज इट्स यूज बाय मोर देन वन यूजर एट ए टाइम and to manage multiple requests by the same user without having to have multiple copies of the program। तो मल्टीपल कॉपीज प्रोग्राम की नहीं है, बल्कि उसके कोड सेगमेंट्स जो हैं वो आपके पास में टूट के आ जाते हैं और वो उसको मल्टीपली वर्क करने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये मल्टी का एग्जाम्पल है। अब इसमें देखो एग्जाम्पल 1 और 2 लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। मोर ओवर कुछ नहीं है, एक जीयूआई के बारे में और एक नॉर्मल एग्जाम्पल है कि आपने कोई प्रोसेस जो है वो बहुत सारे क्लाइंट, जैसे आप और मैं नेट के सब क्लाइंट ही हैं, हम जब रिक्वेस्ट करते हैं तो अगर कोई मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो एक टाइम पे एक ही आदमी की रिक्वेस्ट करेगा, जबकि अरबों रिक्वेस्ट आती हैं एक टाइम पर एक सर्वर के पास में। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो इस काम आता है और वो अपना सारा काम जो है वो काम करता है। जीयूआई भी इसी पर चलता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस तरीके से वो मैनेज होता है। ये आपका एक सीपीयू है, वीएलसी मीडिया प्लेयर है। अब आपने इसके 3 थ्रेड बना दिए, T1 T2 T3। पहले वीएलसी अकेला ही एक प्रोसेस था, अब इसके आपने 3 थ्रेड बना दिए, जो एक ओपन करता है वीएलसी को, एक सॉन्ग प्ले करता है और एक ऐड जो करता है प्ले लिस्ट में दूसरा। तो इसके T1 T2 T3 3 थ्रेड हो गए। अब इसके एडवांटेज क्या हुए, आपकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो बढ़ गई, आपको ऐसा लगा कि यार सब कुछ जो है पैरेलली काम कर रहा है, तो वो अच्छा हो गया। अनदर एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज दैट कॉस्ट इसकी बहुत कम होती है। अब जो आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो बहुत कम आती है। अब इसमें क्या होता है, क्रिएटिंग ब्रांड न्यू प्रोसेस एंड अलोकेटिंग रिसोर्सेज इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, ठीक है। बट सिंस थ्रेड्स शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ पेरेंट प्रोसेस, क्रिएटिंग थ्रेड्स एंड स्विचिंग बिटवीन देम इज कंपैरेटिवली इजी। थोड़ा टाइम लग सकता है थ्रेड्स वगैरह को बनाने में, लेकिन इनकी स्विचिंग बहुत फास्ट होती है, एफिशिएंसी अच्छी होती है, इसलिए हम मल्टी थ्रेडिंग को आज तक भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आज भी मल्टी थ्रेडिंग जो है वो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड बनी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए आई थिंक हमने ये काफ़ी पढ़ लिया है, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में हो गया, और हर तरह के हम जो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात कर चुके हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी टास्किंग। तो कोई कन्फ्यूजन आप लोगों का नहीं रहना चाहिए इस सब के रिगार्डिंग। तो ये सब आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आप एक बार ये सीख जाएं कि सीपीयू आखिर में काम कैसे करता है, फिर उसके बाद में हम जो है शेड्यूलिंग करेंगे कि जो ये जॉब्स की थ्रेड्स की बात कर रहे हैं हम आखिर में, कि कौन सा कब करता है, इसकी कौन से एल्गोरिदम्स है, इसके कौन से तरीके हैं कि हम इनको यूज कर सकें। तो उसके लिए थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज आपको होना जरूरी है। चलो आज के लिए इतना बहुत है।